एक वक्त था जब डिग्री मिलते ही नौकरी तय मानी जाती थी। आज डिग्री मिलती है और शुरू होता है संघर्ष। साल 2014, गर्मी का मौसम। देश का मिजाज बदल रहा था। टीवी पर हर चैनल, हर डिबेट में बस एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। हर गली, हर नुक्कड़, हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही डिस्कशन, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उस स्लोगन के पीछे छुपा था एक और वादा, एक ऐसा वादा जिसने यूथ की उम्मीदें आसमान तक पहुंचा दी थीं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां। जब मोदी जी ने ये कहा तो लाखों बेरोजगार ग्रेजुएट्स ने तालियां नहीं, उम्मीदें बजाईं। उन्हें लगा अब उनका टाइम आ गया है। लेकिन आज 2025 में खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो वादा एक सवाल बन चुका है। क्या सच में नौकरियां आईं, या ये सब सिर्फ इल्यूजन था, एक पॉलिटिकल बबल? ग्राउंड पर हकीकत कुछ और कहती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की माने तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता गया। 2022 में यह दर 8.3% थी, जो कुछ राज्यों में डबल डिजिट्स तक पहुंच गई। हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में यूथ फ्रस्ट्रेशन एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका है। अब सवाल ये नहीं कि नौकरियां नहीं हैं, सवाल ये है कि जो हैं वो किसके लिए हैं। एक तरफ IIT से निकले कुछ प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को सिलिकॉन वैली के ऑफर्स मिलते हैं, दूसरी तरफ वही सरकारी स्कूल से निकला एक इंटेलिजेंट बच्चा किसी पेट्रोल पंप पर काम करने को मजबूर है। स्किल इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन एग्जीक्यूशन कहां था? 2015 में लॉन्च हुआ था यह फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसका मकसद था 2022 तक 40 करोड़ इंडियंस को स्किल ट्रेनिंग देना। पर 2022 में गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया ओनली 2.5 करोड़ लोग ही ट्रेंड हुए, और जो हुए उनमें से 20% से भी कम को एक्चुअल जॉब मिली। अब सवाल उठता है, क्या समस्या सिर्फ स्किल की है, या सिस्टम ही नौकरी देने के लायक नहीं बचा? इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को समझो। भारत में लगभग 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर का GDP कंट्रीब्यूशन है केवल 16%। बाकी की इकोनॉमी यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, जहां नौकरी पैदा होनी चाहिए, वहां हालत और भी खराब है। मेक इन इंडिया की बात बहुत हुई। 2014 में जब इस इनिशिएटिव की घोषणा हुई तो लगा था चाइना के बाद अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। फॉरेन कंपनीज आएंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी और लाखों जॉब्स पैदा होंगी। लेकिन हकीकत, 2014 से 2024 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 17% से 13% पर आ गया। फॉक्सकॉन जैसी कुछ कंपनीज आईं जरूर, लेकिन जो जॉब्स क्रिएट हुई वो स्किल बेस्ड ऑटोमेशन की थी, जहां ट्रेडिशनल ग्रेजुएट फिट ही नहीं बैठता। और यहां एक और समस्या थी, गिग इकोनॉमी। ऊबर, जोमाटो, स्विगी जैसी कंपनीज ने लाखों युवाओं को टेम्परेरी काम तो दिया, लेकिन ना इंश्योरेंस, ना PF, ना जॉब सिक्योरिटी। गिग वर्कर बनना मजबूरी है, सपना नहीं। अब सोचो, एक B.Tech ग्रेजुएट जो 4 साल IIT के बाहर कोचिंग करके पढ़ा, वो अब जोमाटो की रेड बैग लेकर 40 डिग्री की गर्मी में खाना डिलीवर कर रहा है। क्या यही था न्यू इंडिया का विजन? मोदी गवर्नमेंट ने PM रोजगार मेला लॉन्च किया, लाखों अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए। लेकिन कई रिपोर्ट्स ने कहा ये ज्यादातर पोजीशंस पहले से सैंक्शनड थीं, बस उन्हें एक PR इवेंट बना दिया गया। टीवी पर भले ही विजुअल्स अच्छे दिखें, लेकिन ग्राउंड पर वो लड़का जिसे जॉब मिली, उसे अगले ही महीने से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की टेंशन रहती है। जॉब्स वर्सेस जुमला, फर्क समझ में आना शुरू हो गया था। अब इस कहानी को और गहराई से समझो। इंडियन यूथ की मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ा? 2022 में एक शॉकिंग रिपोर्ट आई। इंडिया में यूथ सुइसाइड रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हर रोज औसतन 34 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर रहे थे। ये सिर्फ बेरोजगारी का असर नहीं था, ये था एस्पिरेशन का धोखा। हर बच्चा सोचता है कि वो कुछ बनेगा, लेकिन जब सिस्टम रिपीटेडली फेल करता है तो अंदर से वो टूटने लगता है। शहरों में जॉब फेयर्स में इतनी भीड़ होती है कि लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं। इंटरव्यू रूम तक पहुंचने से पहले ही 10,000 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो चुके होते हैं। और जब कोई पूछता है आपने क्या पढ़ा है, तो सामने वाला कहता है सर मैं B.Com हूं, लेकिन कोई भी काम कर लूंगा। ये डेस्परेशन है, डिटर्मिनेशन नहीं। इंडिया का यूथ एंग्री नहीं है, वो टायर्ड है, डिसअपॉइंटेड है, और सबसे खतरनाक, वो साइलेंट हो चुका है।
क्योंकि जब कोई नेता माइक पर बोलता है हमने 20 लाख नौकरियां दी हैं, तो वो ये नहीं बताता कि कितनों को एक्चुअली सैलरी मिली, कितनों की जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी और कितनों को सिर्फ एक सर्कुलर भेजा गया। अब आप सोचेंगे, तो क्या मोदी ही जिम्मेदार हैं? सीधा जवाब है, सिर्फ वही नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की बनती है। क्योंकि जब आप एक ड्रीम बेचते हैं तो फेलियर की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। आज इंडिया में सिचुएशन ये है कि ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, सब यूपीएससी, एसएससी या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना सैलरी है, ना सिक्योरिटी, ना डिग्निटी। और आयरॉनिक बात यह है कि एक सरकारी नौकरी के लिए 15 लाख एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। बिहार पुलिस के कांस्टेबल के 8,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे। जहां एक टाइम था जब इंजीनियर बनने का सपना होता था, अब इंजीनियर बनकर कांस्टेबल की नौकरी पाना ही गोल है। यही है इंडिया की रियल एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। ये सिर्फ इकोनॉमिक फेलियर नहीं है, ये एक जनरेशनल बिट्रेयल है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी लूपहोल्स ने इस क्राइसिस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और कैसे बेरोजगारी अब सिर्फ रूरल प्रॉब्लम नहीं बल्कि अर्बन इंडिया का साइलेंट किलर बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। क्या आप भी किसी जॉब स्ट्रगल से गुजरे हैं? क्या आपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इस बेरोजगारी से टूटते देखा है? और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कड़ी में हम दिखाएंगे वो सच जो आंकड़ों से छिपाया गया है। इंडिया इज नॉट जस्ट जॉबलेस, इट्स होपलेस। सिस्टम फेलियर्स और लॉस्ट जनरेशन, इंडियाज साइलेंट इमरजेंसी। फ्यूचर? किसका फ्यूचर? क्लासरूम की खामोशी में छुपा है वो सवाल जो हर यूथ के मन में गूंज रहा है, और जवाब है एजुकेशन सिस्टम। आज अगर हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ नौकरियां न होने की बात नहीं है। हम उस डीप रूटेड कोलैप्स की बात कर रहे हैं जो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक फैला है। सवाल ये नहीं है कि डिग्री मिलती है या नहीं, सवाल यह है कि उस डिग्री की कीमत क्या है। 2010 से 2020 के बीच इंडिया में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की संख्या में 200% का इजाफा हुआ, लेकिन वहीं जॉब रेडी ग्रेजुएट्स का आंकड़ा देखें तो नास्कॉम की 2021 की रिपोर्ट कहती है इंडिया के 80% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयबल यानी पढ़े हुए पर किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेबस आउटडेटेड है, प्रोफेसर्स अंडरपेड हैं और एजुकेशन सिर्फ मार्क्स की रेस बन चुका है। इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटर्नशिप्स, मेंटरशिप, सब कुछ बस प्रेजेंटेशन में रहता है, ग्राउंड पर नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस हर साल लाखों स्टूडेंट्स को बीटेक, एमबीए, बीकॉम, बीए की डिग्रीज तो देते हैं, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पर RS $8,000 मंथ की टेलीसेल्स जॉब थमा देते हैं। अब सोचो, एक फैमिली जिसने अपनी जमीन बेचकर बेटे को प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कराया, उससे जब रिटर्न मिला तो वो सिर्फ EMI था, EMI ऑफ होप, शैटर्ड। AICTE की एक शॉकिंग रिपोर्ट बताती है हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से ओनली 3 लाख को ही रेलेवेंट जॉब्स मिलती हैं। बाकी या तो गिग इकोनॉमी में चले जाते हैं, डिलीवरी बॉय, टेलीकॉलर, असिस्टेंट रोल्स, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं जहां सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है। अब बात करते हैं उस सरकारी व्यवस्था की जिसे सिस्टम कहते हैं। हर साल SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स में लाखों युवा बैठते हैं, लेकिन कई बार तो एग्जाम्स टाइम पर होते ही नहीं, या फिर रिजल्ट्स आते हैं तो अपॉइंटमेंट्स नहीं। बिहार में 2014 से 2023 तक हजारों शिक्षक बहाल होने की आस में बैठे रहे, लेकिन प्रोसेस इतनी करप्ट और डिलेड थी कि कई कैंडिडेट्स ने 30 की उम्र पार कर दी और अब एज लिमिट में फिट नहीं होते। इसे कहते हैं पॉलिसी द्वारा हत्या। और सबसे बड़ी विडंबना, जब जॉब निकलती है तो सारा सिस्टम पॉलिटिक्स का मंच बन जाता है। कभी कास्ट क्वोटा, कभी रीजनल बायस, कभी पॉलिटिकल डिले, हर कोई यूथ की जिंदगी को अपने मैनिफेस्टो में ट्विस्ट करता है। कहने को मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रोजगार मेला जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्राउंड पर यूथ को स्टेबिलिटी मिली? 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो हेडलाइंस बनी, इंडिया टू बिकम द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली।
लेकिन 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एडमिट किया 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ फंडिंग, रेगुलेशन कंफ्यूजन और सबसे बड़ी नो कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में एवरेज हाउस होल्ड इनकम इतनी नहीं है कि हर नया प्रोडक्ट या सर्विस स्केलेबल हो सके। और फिर वही ग्रेजुएट्स जो कभी एंटरप्रेन्योर बनने निकले थे, वो वापस घर लौटकर कहते हैं, पापा नौकरी नहीं मिली, स्टार्टअप भी फेल हो गया। अब बात करते हैं रूरल इंडिया की, जहां सिचुएशन और भी गंभीर है। MGNREGA, जो कि एक सेफ्टी नेट प्रोग्राम था रूरल यूथ के लिए, वहां भी करप्शन और पेमेंट डिलेज ने सिस्टम को कोलैप्स की तरफ धकेल दिया है। 2020 में खुद गवर्नमेंट ने माना MGNREGA वर्कर्स के 6,000 करोड़ से ज्यादा बकाया थे। और आयरनी देखिए, जो स्कीम गरीबी मिटाने के लिए बनी थी वो आज खुद गरीबी में डूबी है। अब अर्बन इंडिया की तरफ आइए। सिटीज में एजुकेटेड यूथ शेयर्ड अपार्टमेंट्स में एक लैपटॉप और एक ड्रीम के सहारे सर्वाइव कर रहा है। मॉर्निंग में जूम इंटरव्यू, आफ्टरनून में रिजेक्शन मेल और रात को मोटिवेशनल वीडियो। यही है नया जॉब साइकिल। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में पीजीज में रहने वाले लाखों यूथ सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। जॉब नहीं, क्लैरिटी नहीं, और ऊपर से फैमिली की एक्सपेक्टेशंस। एक इनविजिबल प्रेशर कुकर जो हर दिन फूटने के कगार पर है। NCRB की 2023 की रिपोर्ट में लिखा है, यूथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ने पिछले 5 सालों में 200% की बढ़ोतरी देखी है। डॉक्टर्स कहते हैं, वी आर नॉट जस्ट सीइंग जॉबलेस यूथ, वी आर सीइंग अ मेंटली ब्रोकन जनरेशन। अब सोचिए, जॉब नहीं, सपोर्ट सिस्टम नहीं, मेंटल पीस नहीं, और ऊपर से ब्लेम, तुम्हें मेहनत करनी नहीं आती। ये ट्रॉमा नहीं तो क्या है? इंडिया का यूथ आज सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहा, वो आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। एक सवाल जो हर इंटरव्यू में, हर डिनर टेबल पर, हर रिलेटिव के ताने में गूंजता है, क्या कर रहे हो आजकल? और जब जवाब होता है कुछ नहीं, तो एक और ड्रीम चुपचाप मर जाता है। शायद अगली बार सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि सिस्टम फेल हो चुका है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास ब्रेन्स हैं, हमारे पास एनर्जी है, लेकिन डायरेक्शन, स्ट्रक्चर और सिंसियर पॉलिटिकल विल नहीं है। और यही है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल क्राइसिस, द लॉस्ट जनरेशन। लेकिन ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जैसे प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और ऑटोमेशन ने जॉब मार्केट को और ज्यादा श्रिंक कर दिया। क्या ये एक पॉलिसी डिजास्टर है या एक कैलकुलेटेड शिफ्ट जो यूथ को अनप्रिपेयर्ड छोड़ गया? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला पार्ट खुलेगा वो चैप्टर जो हेडलाइंस में नहीं आता लेकिन हर घर में गूंजता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यही है वो कहानी जो कोई नहीं सुनाता, और हम उसे बिना डर के सुनाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का धोखा, कैसे सरकार ने यूथ को अकेला छोड़ दिया। बैकग्राउंड, एक धीमा इंडस्ट्रियल एम्बियंस, मशीन्स की आवाज, और अचानक एक क्लिक, जैसे किसी कंपनी का शटर बंद हो रहा हो। एक जमाना था जब नौकरी की गारंटी होती थी, अब गारंटी सिर्फ रिजेक्शन की है। आज हम जिस दौर में खड़े हैं उसे कई इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। GDP बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट न्यू हाईज पर है, लेकिन जॉब मार्केट सिर्फ नीचे जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्यों इंडिया में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट एक साथ नहीं चल रहे? और इसका जवाब छुपा है प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और एक सोच जिसमें गवर्नमेंट खुद जॉब क्रिएटर से पीछे हट गई है। साल 2014 से पहले इंडियन यूथ की एक खास उम्मीद होती थी, सरकारी नौकरी। रेलवेज, BSNL, HAL, ONGC, LIC, SBI, गेल जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जॉब मतलब था एक सम्मानजनक जिंदगी। बट पोस्ट 2014 एक नया नैरेटिव लॉन्च हुआ। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, और यहीं से शुरू हुआ प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला। सरकार ने कहा, हम इनएफिशिएंट PSUs को बेच रहे हैं ताकि इकोनॉमी एफिशिएंट बने। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, LIC जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद बीमा संस्था माना जाता था, उसे 2022 में स्टॉक मार्केट में उतारा गया और कॉमन पीपल के पैसे को स्पेक्युलेटिव मार्केट के हवाले कर दिया गया। एयर इंडिया, जो कभी इंडियन स्काइज की शान थी, उसे सिर्फ 18,000 करोड़ में टाटा को सौंप दिया गया।
जबकि इसका हिस्टोरिकल डेट 866,000 करोड़ से ऊपर था। और इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स वैनिश्ड ओवरनाइट। बीएसएनएल, जो कभी हर गांव तक टेलीकॉम पहुंचाने वाली कंपनी थी, आज वो खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। रीजन? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एपैथी और फाइनली फोर्स्ड डिके ताकि प्राइवेट जायंट्स को फायदा मिले। अब बात करते हैं रेलवेज की। रेलवेज में हिस्टोरिकली हर साल लाखों जॉब्स निकलती थीं, ग्रुप डी से लेकर इंजीनियर्स तक। लेकिन 2014 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्लो और अनप्रेडिक्टेबल हो गया कि लोग यूपीएससी छोड़कर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बनने लगे। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर जो प्रोटेस्ट्स हुए, उनमें स्टूडेंट्स ने कहा, हमने 6 साल इंतजार किया और फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। इस सब के पीछे नैरेटिव यही था, प्राइवेटाइज करो, ऑटोमेट करो, एफिशिएंट बनो। लेकिन ये एफिशिएंसी किसके लिए? एक 22 साल का लड़का जिसने रेलवेज के लिए तैयारी की, अब वो देखता है कि ट्रेन्स चल रही हैं, लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पर। इंडियन रेलवेज, जो कभी 1.5 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज रखता था, अब आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग पर उतर चुका है। इसे कहते हैं परमानेंट से टेम्पोरेरी इंडिया का ट्रांजिशन। अब आइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। मेक इन इंडिया का सपना था कि फॉरेन कंपनीज आएंगी और भारत को एशिया का नया फैक्ट्री हब बनाएंगी। मोदी जी ने मंच पर कहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जॉब्स आएंगी। और वाकई एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग जैसी कंपनीज ने भारत में असेंबली यूनिट्स लगाए। लेकिन एक बहुत बड़ा इल्यूजन यहां छुपा था, ये जॉब्स परमानेंट नहीं थीं। 2023 में कर्नाटका में फॉक्सकॉन के वर्कर्स ने बताया, हमें 6 महीने के बाद निकाल दिया गया क्योंकि सीजनल डिमांड थी। अब सोचिए, जब जॉब्स की नेचर ही अनस्टेबल हो गई हो तो कैसे कोई यूथ फैमिली प्लान करेगा, घर खरीदेगा या फ्यूचर के बारे में सोचेगा। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ ओनरशिप का खेल नहीं था, ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का तरीका। प्राइवेट कंपनीज का एक ही मोटो होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, ऑटोमेशन लाएंगे और मिनिमम स्टाफ रखेंगे। वर्ल्ड बैंक की 2022 रिपोर्ट कहती है, इंडिया में आने वाले 10 सालों में 70% जॉब्स ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी। यानी जो जॉब आज है वो शायद अगले साल मशीन से रिप्लेस हो जाए। अब बात करते हैं कंट्रैक्चुअलाइजेशन की। आज मेजॉरिटी जॉब्स जो निकलती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। नो पीएफ, नो पेंशन, नो जॉब सिक्योरिटी और कई बार तो सैलरी भी डिलेड। 2023 में दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने हड़ताल की, उनकी सैलरी 6 महीने से नहीं मिली थी। गवर्नमेंट कहती है बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट G20 समिट पर करोड़ों खर्च करती है। तो फिर यूथ के लिए पैसे क्यों नहीं? अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि गवर्नमेंट खुद जॉब डिनाई कर रही है और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स स्टेबल नहीं है। रिजल्ट? इंडिया का यूथ कंफ्यूज्ड, एग्जॉस्टेड और इनविजिबल हो गया है। एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन है जो हर मेट्रो में, हर कोचिंग सेंटर में, हर चाय स्टॉल पर उबल रहा है। और इसमें सबसे खतरनाक पहलू है ब्लेम गेम। गवर्नमेंट कहती है यूथ को स्किल्स नहीं है, लेकिन फिर सवाल यह है, स्किल देने की जिम्मेदारी किसकी है? आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल इंडिया सेंटर्स सब या तो पोरली फंडेड हैं या करप्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। 2020 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट ने कहा, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स में RS 7,000 करोड़ से ज्यादा का मिसयूज हुआ है। यानी स्किल का भी स्कैम बना दिया गया। अब सोचिए, ना जॉब, ना स्किल, ना सेफ्टी, ना वॉइस। ये कोई पॉपुलेशन डिविडेंड नहीं, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। मुझे गवर्नमेंट ने कहा खुद की कंपनी खोलो, पर बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया। पेरेंट्स ने कहा एग्जाम दो, पर वैकेंसी नहीं आई। सोसाइटी ने कहा मेहनत करो, पर सिस्टम ने कहा तुम मैटर ही नहीं करते। यही है आज का यूथ इंडिया। वो अकेला है और सबसे खतरनाक, वो भरोसा खो चुका है। लेकिन ये अंत नहीं है। हम बात करेंगे कैसे इंडिया का गिग इकोनॉमी और फ्रीलांस कल्चर बेरोजगारी को छुपा रहा है और कैसे एक नई डिजिटल स्लेवरी जन्म ले रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अब सिर्फ डेटा का खेल नहीं है, ये अब हमारी सोच, हमारे परिवार और हमारे भविष्य की जड़ें काट रहा है। अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में लिखिए वी नीड रियल जॉब्स। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आएगा हिडन इंडिया का सबसे काला सच, गिग इकोनॉमी।
बेरोजगारी का नया नाम। एक बॉय लैपटॉप स्क्रीन पर अपलोड रिज्यूम को बार बार रिफ्रेश कर रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, चिंता है। 10 दिन हो गए हैं, किसी भी कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं। रात को घर वालों ने पूछा, किसी ने कॉल किया? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक इंटरव्यू लाइंड अप है। लेकिन वो झूठ था। एक ऐसा झूठ जो आज देश का हर एजुकेटेड यूथ अपने माँ बाप से बोल रहा है। इंडिया का बेरोजगारी संकट अब कोई छुपा हुआ जख्म नहीं रहा। अब ये खुलेआम हंसता है और कहता है, तुम स्किल्ड नहीं हो, मेहनती नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो और इसीलिए तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जॉब मार्केट बदल चुका है और उस बदलाव का सबसे खतरनाक चेहरा है गिग इकोनॉमी। आज जब एक बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। मिलता है एक लिंक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन फॉर्म का या एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट का प्रोफाइल पेज। वेलकम टू इंडियाज न्यू जॉब मार्केट, जहां ना बॉस है, ना ऑफिस, ना फिक्स्ड सैलरी। सिर्फ रेटिंग्स हैं, डेडलाइंस हैं और एक इल्यूजन, यू आर योर ओन बॉस। 2014 में जब मोदी सरकार आई, तब स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे स्लोगन्स के साथ ये नैरेटिव लॉन्च हुआ कि अब युवा एंटरप्रेन्योर बनेगा, फ्रीलांसर बनेगा, खुद का मालिक बनेगा। लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इकोनॉमिक हेल्पलेसनेस थी। ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, अर्बन कंपनी, इन प्लेटफॉर्म्स ने लाखों यूथ को काम तो दिया, लेकिन करियर नहीं। ना फिक्स्ड इनकम, ना कोई इंश्योरेंस, ना मेडिकल कवर, ना रिटायरमेंट प्लान और सबसे जरूरी, कोई रिस्पेक्ट नहीं। एक समय था जब डिलीवरी बॉय कहलाना शेमफुल नहीं था। लेकिन आज जब एक MBA ग्रेजुएट अपने दोस्त से टकराता है और उसे फूड डिलीवरी करते देखता है, तो उसकी आंखें खुद ब खुद नीचे झुक जाती हैं। बिकॉज वो जानता है ये उसकी चॉइस नहीं थी, ये उसकी मजबूरी थी। गिग इकोनॉमी एक ऐसा ट्रैप है जिसमें यूथ को ये यकीन दिलाया जाता है कि तुम आज़ाद हो, तुम फ्लेक्सिबल हो। लेकिन हकीकत यह है कि एक ओला ड्राइवर दिन में 14 घंटे काम करता है, फिर भी RS 25,000 महीना नहीं कमा पाता। KPMG की 2022 की रिपोर्ट कहती है, इंडिया में गिग वर्कर्स की संख्या 2023 तक 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है और 2030 तक ये आंकड़ा 9 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन क्या ये ग्रोथ असली है? क्या ये एम्प्लॉयमेंट है या बस बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाने का एक डिजिटल तरीका? गिग वर्कर्स को किसी भी लॉ के प्रोटेक्शन नहीं मिलते। लेबर लॉज, मिनिमम वेज रूल्स और इवन बेसिक राइट्स, नन। सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक PIL दायर हुई थी कि गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दी जाए। गवर्नमेंट ने कहा, विल लुक इनटू इट। लुक इनटू इट? जब तक वो देखेंगे तब तक लाखों यूथ मेंटल एग्जॉस्शन और फिजिकल ब्रेकडाउन के शिकार हो चुके होंगे। आज आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ, हर स्ट्रीट कॉर्नर पर एक बाइक खड़ी मिलेगी, पीछे रेड या ऑरेंज बैग के साथ, एक वेटिंग फेस, आईज ग्लूड टू फोन, नेक्स्ट डिलीवरी का इंतजार। वो लड़का शायद BSc है या MCOM, लेकिन अब वो सिर्फ एक 4.8 स्टार रेटेड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है। और जब आप उसे RS 10 कम टिप देते हो तो वो कुछ नहीं कहता, बस अगले कस्टमर के लिए निकल पड़ता है। क्या यही था न्यू इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? एक और बड़ा इल्यूजन है फ्रीलांसिंग। लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क जैसी साइट्स ने एक नैरेटिव पुश किया। अब आप दुनिया के लिए काम कर सकते हो, फॉरेन क्लाइंट्स, डॉलर अर्निंग। लेकिन एवरेज इंडियन फ्रीलांसर की मंथली इनकम $200 से भी कम है और 60% से ज्यादा फ्रीलांसर्स कहते हैं पेमेंट नहीं आती टाइम पर। क्लाइंट गोस्ट हो जाता है, प्लेटफॉर्म्स कमीशन काट लेते हैं। उनके पास ना लीगल हेल्प है, ना यूनियन, ना कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल। रिजल्ट? वर्कलोड ज्यादा, पैसा कम, मेंटल प्रेशर ज्यादा, फ्यूचर जीरो। ये गिग इकोनॉमी नहीं, ये डिजिटल स्लेवरी है, जहां यूथ की स्किल्स को पेनीज में खरीदा जाता है और कहा जाता है कम से कम कुछ तो है। अब इमेजिन करो एक जनरेशन जो ना एंटरप्रेन्योर बन पाई, ना एम्प्लॉय। वो बस एक इनविजिबल फोर्स बन चुकी है जो ऐप के नोटिफिकेशन पर जिंदा है। जब क्लाइंट कॉल करे, काम करो, जब बुकिंग आए, निकल जाओ। बीच में कोई पहचान नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। इस बीच गवर्नमेंट कहती है, हमने रोजगार दिए, देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग में। लेकिन ये काम नहीं, ये समय की बर्बादी है, ये नेशनल पोटेंशियल की बर्बादी है। एक यूथ जो कोडर बन सकता था
वो अब कोडिंग के बदले कैब चला रहा है। एक लड़की जो बिजनेस एनालिस्ट बन सकती थी, वो अब सोशल मीडिया मैनेजर बनकर RS300 पोस्ट पर काम कर रही है, और इसे कहा जा रहा है डिजिटल इंडिया की सफलता। ट्रूथ ये है, आज का यूथ सेटल नहीं कर रहा, वो सरवाइव कर रहा है, और इस सर्वाइवल में उसकी सेविंग्स, उसकी हेल्थ, उसका आत्मसम्मान सब गिरवी पड़ा है। अभी तक आपने जो सुना वो अर्बन इल्यूजन है, लेकिन पार्ट 5 में हम बात करेंगे रूरल इंडिया में क्या हालत है। जहां ना गिग इकोनॉमी है, ना इंटरनेट स्पीड, वहां का यूथ क्या कर रहा है? क्यों किसान के बेटे को भी अब खेती में भविष्य नहीं दिखता? और क्यों रूरल माइग्रेशन अब सिर्फ रोजगार नहीं, डेस्परेशन का पैमाना बन चुका है? अगर आपने अभी तक इस रियलिटी को महसूस किया, अगर आपकी आंखों में वो थकान है जो जॉब ना मिलने से आती है, तो कमेंट में लिखो इंडिया नीड्स जॉब्स नॉट जुगाड़, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला हिस्सा खोलेगा उस भारत की तस्वीर जो अब तक सिर्फ पोस्ट कार्ड में थी, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है। रूरल इंडिया, जहां यूथ अब खेत नहीं, शहर का सपना बोता है। एक धूल भरी सड़क, एक बूढ़ा किसान खेत के किनारे बैठा है। उसके बेटे ने अभी अभी बताया है, पापा, मैं अगली ट्रेन से डेली जा रहा हूं, कोई काम मिल जाए शायद। बूढ़ा कुछ नहीं कहता, बस जमीन की तरफ देखता है, उसी जमीन की तरफ जिसने कभी उसके पूरे परिवार को जिंदा रखा था। आज वही जमीन खाली पड़ी है। इंडिया में बेरोजगारी सिर्फ एक अर्बन क्राइसिस नहीं है, ये रूरल भारत की नस नस में घुल चुका एक जहर है, धीमा मगर जानलेवा। हर साल जब बजट आता है, सरकार बताती है हमने रूरल डेवलपमेंट में 8 लाख करोड़ एलोकेट किए, हम MGNरेगा से गांव में रोजगार दे रहे हैं, हम रूरल यूथ को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? हर दिन रूरल इंडिया से हजारों यूथ शहरों की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर सिर्फ 18 से 30 साल की उम्र के हैं। 2023 की NSSO रिपोर्ट कहती है इंडिया की टोटल माइग्रेशन में से 68% सिर्फ जॉब सर्च के लिए होता है। यानी गांव में अब न तो जमीन की वैल्यू रही, न खेती में उम्मीद। एक जमाना था जब किसान का बेटा भी किसान बनता था। आज किसान का बेटा कहता है मुझे खेत में नहीं, किसी मॉल में काम करना है। और ये बदलाव चॉइस नहीं, फोर्स है। खेत अब प्रॉफिटेबल नहीं रहे, इनपुट कॉस्ट्स बढ़ गए, डीजल, सीड्स, फर्टिलाइजर सब महंगे। लेकिन आउटपुट प्राइस, MSP का वादा हर साल किया जाता है, लेकिन लागू नहीं होता। कभी प्याज का रेट RS2 से kg होता है, तो कभी RS80 से kg। फार्मर की इनकम अब लक पर डिपेंडेंट हो गई है। 2018 में मोदी सरकार ने वादा किया था 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे। 2024 में खड़े होकर देखो, इनकम तो क्या, कई किसान खेती छोड़ चुके हैं। अब यूथ खेतों की तरफ नहीं देखता, वो देखता है ट्रेन की टाइमिंग, स्टेशन की भीड़ और शहर का नक्शा। दिल्ली, मुंबई, सूरत, बैंगलोर, ये अब रूरल यूथ के लिए सपनों के शहर नहीं, सर्वाइवल जोन्स बन गए हैं। लेकिन जब वो इन शहरों में पहुंचता है तो उसे कोई वेलकम नहीं करता। न कोई जॉब गारंटी, न रहने की जगह, न डिग्निटी। वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है, या किसी ढाबा में वेटर, या किसी स्मॉल फैक्ट्री में RS 8,000 मंथ पर काम, और फिर हर साल दिवाली पे वापस गांव जाता है फेक मुस्कान के साथ। सब बढ़िया है बाबा, काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बूढ़े माँ बाप और चिंता करें। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें। MGNरेगा रूरल इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, लेकिन पिछले 5 सालों में इस स्कीम का हाल ये हो गया है कि लोग काम तो कर लेते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। ये गिग इकोनॉमी नहीं, ये डिजिटल स्लेवरी है, जहां यूथ की स्किल्स को पेनीज में खरीद। 2022 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट ने बताया MGNरेगा वर्कर्स के 8,000 करोड़ से ज्यादा के वेजेस बकाया थे। यानी गरीबी मिटाने के नाम पर जो स्कीम चलाई गई थी वो खुद डेट में डूबी हुई है। और यही कारण है कि रूरल यूथ अब गवर्नमेंट से भरोसा खो चुका है। वो जानता है जिस स्कीम में पेमेंट आने में 6 महीने लगते हैं, वो उसे डिग्निटी नहीं दे सकती। अब आते हैं रूरल एजुकेशन पर। हर गांव में अब एक स्कूल है, लेकिन टीचर नहीं। हर पंचायत में अब एक कॉलेज है, लेकिन बुक्स नहीं। और फिर सरकार कहती है रूरल यूथ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इल्यूजन दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिए गए, पर मशीन्स नहीं।
वोकेशनल ट्रेनिंग लॉन्च की गई, पर क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं। रिजल्ट, एक बेरोजगार यूथ को स्किल मिल भी गई तो जॉब नहीं मिली। और फिर ब्लेम आया, तुम में एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। 2022 में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा, हमने 1.2 करोड़ यूथ को ट्रेंड किया, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिट बताता है उनमें से सिर्फ 22% को जॉब मिली। बाकी या तो फिर माइग्रेशन या डिप्रेशन या फुल टाइम सोशल मीडिया एडिक्शन। रूरल इंडिया अब सिर्फ खेती की क्राइसिस नहीं झेल रहा, वो एक एस्पिरेशन क्लैश झेल रहा है, जहां एक तरफ यूथ है जो सपना देख रहा है, स्टार्टअप, सिटी लाइफ, इंग्लिश स्पीकिंग बॉस, और दूसरी तरफ रियलिटी है, सपनों के बदले उसे मिलता है लो पे, अनसेफ कंडीशंस और एक इनविजिबल स्टेटस। अब अगर आप सोचते हैं कि ये रूरल क्राइसिस सिर्फ गरीबों की बात है, तो एक और शौक सुनिए। कई वेल ऑफ रूरल फैमिलीज अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, कोचिंग सेंटर्स में एनरोल कराते हैं, लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो वही बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है रूरल यूथ में सुइसाइड रेट अर्बन यूथ से 40% ज्यादा है। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये एक नेशनल मेंटल हेल्थ क्राइसिस है जिसे कोई भी मैनिफेस्टो एड्रेस नहीं करता। इस सब के बीच गांवों में अभी भी पॉलिटिशियंस जाकर कहते हैं, वोट दो रोड बनाएंगे, वोट दो योजना देंगे। लेकिन यूथ के मन में एक ही सवाल है, रोड पर चलने के लिए नौकरी कहाँ है? हर साल लाखों यूथ एग्जाम भरते हैं, ग्रुप डी से लेकर स्टेट पीएससी तक, और फिर वो नोटिफिकेशन सालों तक नहीं आता, या आता है तो स्कैम के साथ। 2023 में मध्य प्रदेश का पटवारी स्कैम, 2022 का राजस्थान रीट स्कैम, बिहार का कांस्टेबल स्कैम। हर स्कैम यूथ के आत्मविश्वास को एक और लात मारता है। अब सोचो, एक लड़का जो दिन में खेत में बकरी चराता है, रात में एलईडी लाइट के नीचे एसएससी की तैयारी करता है, और फिर जब वो फाइनल लिस्ट देखता है उसका नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीट बेची जा चुकी थी। अब आप बताइए, इससे बड़ा बिट्रेयल और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट बार बार कहती है हमने रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ एक चीज ट्रांसफॉर्म हुई है, भरोसा, जो अब खत्म हो चुका है। आज रूरल यूथ बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता है उसकी आवाज सिर्फ वोट काउंट में सुनी जाती है, विकास में नहीं। लेकिन यही यूथ एक दिन उठेगा, और तब सिर्फ रोजगार की मांग नहीं करेगा बल्कि हिसाब भी मांगेगा। हिसाब उन वादों का जो हर चुनावी रैली में गूंजते हैं पर हर साल साइलेंस में बदल जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये पूरी बेरोजगारी की समस्या इंडिया की राजनीति की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अनएम्प्लॉयड रखना अब एक चुनावी हथियार बन चुका है, और यूथ, वो अब सिर्फ डेटा नहीं, एक पूरा पॉलिटिकल वोट बैंक बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज हर यूथ तक पहुंचे तो कमेंट करें, हम खामोश नहीं रहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब सिर्फ एनालिसिस नहीं, अब एक्सपोजर होगा। एक लड़का सुबह 5 बजे उठा, बिना नाश्ता किए 30 किलोमीटर दूर एक सिटी बस पकड़ी। हाथ में था सिर्फ एक पुराना फोल्डर जिसमें रिज्यूम था, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक फटा हुआ एडमिट कार्ड। वो लड़का किसी विलेज से आया था, छोटे सपनों को लेकर बड़े शहर में। उसे बताया गया था सिटी में काम की कमी नहीं है, बस कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जब वो शहर पहुंचा, उसे सबसे पहले मिला एक लंबा गेट जिस पर लिखा था एक्सपीरियंस मैंडेटरी। उसने कहा, मैं फ्रेशर हूं। कहा गया, तो पहले इंटर्नशिप करो बिना पैसे के। और ये कोई आइसोलेटेड कहानी नहीं है, इंडिया के लाखों ग्रेजुएट्स हर साल इसी लूप में फंसते हैं। डिग्री मिलती है, जॉब नहीं। अब मुद्दा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टमिक ट्रैप है जहां रोजगार को एक इल्यूजन बना दिया गया है। कभी आपको प्राइवेट सेक्टर बताता है वी आर हायरिंग द बेस्ट माइंड्स, तो कभी गवर्नमेंट कहती है वी आर क्रिएटिंग क्रोर्स ऑफ जॉब्स। लेकिन रियलिटी 2020 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 11,000 वैकेंसीज निकाली, जबकि एप्लीकेंट्स थे 1.8 करोड़ से ज्यादा। रेलवे की एक सिंगल एग्जाम ग्रुप डी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा यूथ ने अप्लाई किया। 1 करोड़ लोग सिर्फ 35,000 सीट्स के लिए। सिलेक्शन रेशियो 0.0035%, यानी बाकी सब रिजेक्टेड, सिस्टमेटिकली, साइलेंटली। अब सोचिए, जब एक एजुकेटेड यूथ बार बार एग्जाम देता है, फॉर्म भरने में आर्स पामसिंड्रो लगाता है, ट्रैवल करता है, तैयारी करता है, और एग्जाम के 6 महीने बाद उसे पता चलता है पेपर लीक हो गया है, तो उसके अंदर क्या बचता है? उम्मीद नहीं,
गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं आता क्योंकि उसे सिखाया गया है सिस्टम से लड़ना नहीं है, एडजस्ट करना है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करती थी, उसी के मिनिस्ट्रीज में आज 9 लाख से ज्यादा पोस्ट्स खाली हैं। और इसका खुलासा किसी ऑपोजिशन ने नहीं, खुद पार्लियामेंट में दी गई रिपोर्ट ने किया। यानी सरकार के पास वैकेंसीज हैं, बजट है, लेकिन प्रोसेस नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी तो वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और एक जागरूक यूथ किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। आईटी कंपनीज, एडटेक जायंट्स, फिनटेक यूनिकॉर्न्स, इन सब ने कोविड के बाद मैसिव हायरिंग की थी। लेकिन 2022-24 में जो हुआ वो पूरी इकोनॉमी को झकझोर गया। मास लेऑफ्स, इन्फोसिस, वाइप्रो, बायजूस, अनअकैडमी, ओला, स्विगी, इन सब ने लाखों एम्प्लॉयज को निकाल दिया। और रीजन क्या दिया गया? कॉस्ट कटिंग ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन। यानी जो नौकरी एक दिन ड्रीम थी वो अगली सुबह ईमेल से खत्म कर दी गई। अब सोचिए उस यूथ का हाल जिसने कोडिंग सीखी थी, उम्मीद से लैपटॉप खरीदा था, और अब वही लैपटॉप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के काम आ रहा है। ये सिर्फ एक जॉब लॉस नहीं था, ये एक आइडेंटिटी कलैप्स था। और इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, क्योंकि जब एक नौजवान आइडेंटिटी खोता है वो सेल्फ वर्थ भी खो देता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है इंडिया में हर दिन 30 से ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ आत्महत्या करते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे है एक अधूरी कहानी। और सबसे बड़ी विडंबना, गवर्नमेंट की स्कीम्स जिनका टारगेट है यूथ अपलिफ्टमेंट, वहीं स्कीम्स अब डेटा मैनिपुलेशन का टूल बन चुकी हैं। कभी ईपीएफओ के एक्टिव अकाउंट्स को एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ दिखाया जाता है, कभी जॉब पोर्टल्स के रजिस्ट्रेशन को सक्सेस मेट्रिक कहा जाता है। लेकिन कोई नहीं बताता उन अकाउंट्स में कितने लोग ट्रूली एम्प्लॉयड हैं। रियलिटी तो ये है कि मेजॉरिटी यूथ या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या गिग इकोनॉमी में सर्वाइवल कर रहे हैं। डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, वेयरहाउस हेल्पर्स, इन सब की एवरेज इनकम आज 10,000 से नीचे है और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। अब पूछिए एक ग्रेजुएट से जिसने RS5 लाख का एजुकेशन लोन लिया था, क्या वो उस लोन को जोमेटो की डिलीवरी से चुका सकता है? और जब ये सवाल वो सरकार से पूछता है तो जवाब में मिलता है स्टार्टअप बनाओ, जॉब क्रिएटर बनो। बिना कैपिटल, बिना मेंटोरशिप, बिना सेफ्टी नेट एक यूथ को एंटरप्रेन्योर बना देने का सपना दिखाया जाता है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स लॉन्च्ड हुई, लेकिन उनमें से कितनों को फंडिंग मिली, कितनों के आइडिया स्केल्ड हुए? रियलिटी ये है कि मोस्ट यूथ आज पिच डेक नहीं, मेन्यू कार्ड पकड़ रहे हैं। अब बात आती है मीडिया की, जो कभी अनएम्प्लॉयमेंट को हेडलाइन नहीं बनाता। टीआरपी अब सेंसेशनलिज्म से आती है, ना कि सिस्टमिक फेलियर से। अनएम्प्लॉयमेंट अब सिर्फ एक पैनल डिस्कशन का टॉपिक है, ना कि एक नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि एक बेरोजगार यूथ वोट करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता। और यही साइलेंस सबसे खतरनाक है। यूथ अब मोटिवेशनल रील्स देखकर खुद को समझा रहा है, डोंट वरी, सक्सेस विल कम। लेकिन सिस्टम को बदलने की एनर्जी उस यूथ में नहीं बची, क्योंकि वो थक चुका है। हर रिजेक्शन, हर स्कैम, हर डिले ने उसकी इनर फायर को बुझा दिया है। अब वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है, और सर्वाइवल कभी नेशन बिल्डिंग नहीं करता। इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसी देश में सबसे बड़ा वेल्थ एसेट, इट्स यूथ, आज डायरेक्शनलेस है। और एक नेशन जो अपने यूथ को अनलीश नहीं कर सकता, वो ग्लोबल पावर नहीं बन सकता। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ स्कीम्स की बात ना करें, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की बात करें। सवाल पूछें, जॉब क्यों नहीं है, ना कि तुम्हारी कोशिश कितनी है। क्योंकि जब एक सिस्टम ब्रोकन होता है तो इंडिविजुअल एफर्ट भी क्रश्ड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज और दूर जाए तो कमेंट कीजिए यूथ डिजर्व्स बेटर, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई है एक पूरी जनरेशन की डिग्निटी की। गांव के एक कोने में बैठा लड़का मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन देखता है। पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट की, क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्किल्स, और कंपटीशन 12 लाख एप्लीकेंट्स, सिर्फ 1200 सीटें। ये कहानी सिर्फ एक जॉब फॉर्म की नहीं है, ये एक हारे हुए सिस्टम की तस्वीर है। कभी एसएससी का एग्जाम डिले होता है, कभी रिजल्ट आता ही नहीं, और जब कभी आता है तो उसमें स्कैम की बू आती है। पेपर लीक,
मेरिट फ्रॉड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करप्शन, ये अब हेडलाइंस नहीं रहे, ये अब सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब बात करते हैं उस इल्यूजन की जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया। उम्मीद दी गई थी कि इंडिया का यूथ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज भी 9% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स फर्स्ट 3 इयर्स में बंद हो जाते हैं। फंडिंग इकोसिस्टम केवल बड़े सिटीज और इंग्लिश स्पीकिंग एलीट तक सीमित है। एक स्मॉल टाउन यूथ जिसके पास ना मेंटरशिप है ना रिसोर्सेज, वो कहाँ जाएगा? स्किल इंडिया की बात करें तो लाखों यूथ को सर्टिफाइड किया गया, सर्टिफिकेट्स बंटे, फोटोज खींचे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी 2019 की एक रिपोर्ट कहती है इंडिया के केवल 47% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। मतलब डिग्री तो है, स्किल्स नहीं। अब कोई पूछे स्किल्स नहीं हैं तो सिखाओ ना। लेकिन जो ITIs हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनमें आउटडेटेड सिलेबस, रस्टेड इक्विपमेंट और पूरली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। तो ट्रेनिंग किस क्वालिटी की होगी? यही वजह है कि लाखों यूथ आज अपने फील्ड से अनरिलेटेड काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स कस्टमर केयर में, MBAs रिटेल शॉप पर और पोस्ट ग्रेजुएट्स डेटा एंट्री में। अब गवर्नमेंट ने एक और नारा दिया, गिग इकोनॉमी विल सेव द फ्यूचर। जोमाटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, इन प्लेटफॉर्म्स ने लाखों को काम दिया। लेकिन क्या ये काम है या सिर्फ सर्विट्यूड? एक डिलीवरी बॉय 12 घंटे में $400 कमाता है। नो जॉब सिक्योरिटी, नो इंश्योरेंस, नो पेंशन। पैंडेमिक में जब सिटीज बंद हुए, इन गिग वर्कर्स को सबसे पहले निकाला गया। और आयरनी देखिए, इन्हीं लोगों को गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर्स कहा था। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड पॉपुलेशन की। भारत की 60% रूरल पॉपुलेशन आज भी फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, लेकिन फार्मिंग अब लाइवलीहुड नहीं, स्ट्रगल बन चुकी है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लो यील्ड, क्लाइमेट इम्पैक्ट और लैक ऑफ MSP, इन सब ने यूथ को खेतों से भगा दिया। लेकिन जब वो शहर आता है तो वहां भी उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है या फिर एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पर सिक्योरिटी गार्ड बनता है, जहां ना PF होता है ना फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन एक ऐसा मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें आप काम करते हैं लेकिन परमानेंट एम्प्लॉई नहीं होते। हर 3 महीने पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है और हर बार ये डर बना रहता है कि इस बार शायद बाहर कर दिया जाए। अब बात आती है एजुकेशन की। इंडिया में हर साल करीब 1.5 करोड़ यूथ ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20% को हाई क्वालिटी जॉब्स मिलती हैं। बाकी या तो अनएम्प्लॉयमेंट की लंबी टनल में चले जाते हैं या किसी कोचिंग सेंटर की EMIs में फंस जाते हैं। और ये कोचिंग कल्चर अब एक सेपरेट इंडस्ट्री बन चुका है जिसकी वैल्यू Rs 58,000 करोड़ से ज्यादा है। कोटा, पटना, दिल्ली, हर जगह हजारों यूथ रहते हैं एक ड्रीम लेकर, लेकिन ड्रीम पूरा होता है तो बस किसी एक का, बाकी फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब बात करें इकोनॉमी की। GDP बढ़ रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, लेकिन जॉब्स? इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि GDP बढ़ने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट रेट स्टैग्नेट है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, AI अडॉप्शन और कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन ने मिड लेवल जॉब्स खत्म कर दी हैं। स्मॉल बिजनेसेस जो कभी मैक्सिमम जॉब्स देते थे, अब GST और कंप्लायंस बर्डन से परेशान हैं। एक डेटा के मुताबिक 2017 के बाद 12 लाख से ज्यादा स्मॉल यूनिट्स बंद हुई। उनमें काम करने वाले यूथ कहाँ गए? कोई स्टैटिस्टिक नहीं। और जब कोई पूछता है जॉब कहाँ है, तो जवाब में एक नई स्कीम, एक नया स्लोगन, लेकिन पुराने सवालों के कोई जवाब नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट अब सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये एक नेशनल साइकोलॉजिकल इमरजेंसी बन चुका है। एक बेरोजगार यूथ कॉन्फिडेंस खोता है, फैमिली में रिस्पेक्ट खोता है और सोसाइटी में आइडेंटिटी। जब घर में कोई पूछता है क्या कर रहे हो आजकल, तो वो यूथ नजरें झुका लेता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता मैं क्या हूं। और यही क्वेश्चन सबसे डरावना है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम बदलेगा? आंसर आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत तभी होगी जब हम इल्यूजन तोड़ें, जब हम स्किल गैप या लैक ऑफ एफर्ट जैसी सुपरफिशियल बातें छोड़कर कोर सिस्टमिक फ्लॉज को पहचानें, जब हम यूथ को ब्लेम करना बंद करें और गवर्नेंस से जवाब मांगें। क्योंकि अगर इस देश का सबसे युवा पॉपुलेशन, जिसकी एवरेज एज 28 है, वही बेरोजगार रहेगा, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, डेमोग्राफिक डिजास्टर बनेगा। और उस दिन हम सब जवाबदेह होंगे।
अगर आप इस आवाज़ से कनेक्टेड हैं, अगर आपने भी कभी रिजेक्शन, डिले या अनएम्प्लॉयमेंट झेला है, तो कमेंट करें आई एम द वॉइस और सब्सक्राइब करें इस जर्नी को, क्योंकि अब वक्त है सुनने का, नहीं बोलने का। आवाज़ गूंजनी चाहिए हर उस सिस्टम तक जो आज भी यूथ को वेट लिस्ट में रखे हुए है। घड़ी की सुई रात के 2 बज रहे हैं। एक छोटा सा कमरा, दीवार पर चिपका कैलेंडर जिस पर सर्कल किया गया है एक तारीख, अपकमिंग इंटरव्यू 7 अगस्त। कमरे में बैठा है रोहित, हाथ में रिज्यूम, आंखों में टेंशन, और टेबल पर पड़ी है एक बोरोड टाई। वो लड़का एमबीए करके आया था दिल्ली एक सपने के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का। लेकिन आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जॉब अभी भी मिलनी बाकी है। उसे बोला गया था, बस डिग्री ले लो फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। पर असली दुनिया कहीं और थी। उसकी तरह ही करोड़ों यूथ आज भारत में सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम एक असेंबली लाइन बन चुकी है, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, एक ही सिलेबस, एक ही पैटर्न, एक ही ड्रीम लेकर। लेकिन कंपनीज पूछती हैं, एक्सपीरियंस कहाँ है? और जब कोई फ्रेशर पूछता है, एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे, तो उसे साइलेंस मिलता है जवाब में। इस साइलेंस में छुपा है सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर। आज के यूथ को ना डायरेक्शन दी जा रही है, ना अपॉर्चुनिटी। उसे मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, खुद को इम्प्रूव करो, किताबें पढ़ो, खुद पर काम करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब मार्केट में जॉब्स ही नहीं हैं, तो इम्प्रूवमेंट का फायदा किसे? नेशनल सैंपल सर्वे की 2023 की रिपोर्ट बताती है, इंडिया में 15-29 एज ग्रुप के बीच में बेरोजगारी दर 17% से ऊपर है। मतलब हर छठा नौजवान या तो जॉब ढूंढ रहा है या थक कर रुक गया है। और सबसे शॉकिंग बात, अर्बन एजुकेटेड यूथ यानी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोगों में ही अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। क्या आयरनी है ना, जहां एजुकेशन सबसे ऊंचा वहां रोजगार सबसे नीचे। अब आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर है ना? प्राइवेट सेक्टर की भी हालत देखिए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जॉब ऑफर देती है, सीटीसी लिखी होती है, RS 6 लाख प्रति वर्ष। लेकिन रियलिटी, इन हैंड सैलरी RS 25,000, और उसमें भी डिडक्शन, वेरिएबल पे और अनपेड एक्स्ट्रा आवर्स। वर्क फ्रॉम होम अब एक्सप्लॉयटेशन बन चुका है, जहां बाउंड्रीज ब्लर हैं और प्रेशर लिमिटलेस। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, PM रोजगार मेला लॉन्च हुआ, जॉब्स देने का दावा किया गया, 75,000 जॉब्स, फिर 1 लाख, फिर और। लेकिन इन जॉब्स का ब्रेकडाउन देखिए, टेम्परेरी रोल्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस और कई तो पहले से एग्जिस्टिंग वैकेंसीज की री अनाउंसमेंट। यानी जॉब्स नहीं दी जा रही, बस नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जॉब मिल भी जाए तो उसके पीछे की जर्नी में क्या क्या टूटता है, इसका कोई डेटा नहीं। मेंटल हेल्थ, फैमिली प्रेशर और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब एक बेरोजगार यूथ की इनविजिबल वुंड्स हैं। क्योंकि जब किसी दोस्त की शादी का कार्ड आता है या सोशल मीडिया पर किसी की जॉब अपडेट दिखती है, तो वो खुश नहीं हो पाता। उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ वर्थ सब धीरे धीरे खत्म होता है। अब सोचिए, जब पूरा एक जनरेशन इस ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो क्या ये सिर्फ पर्सनल इश्यू है? नहीं, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। क्योंकि अगर यूथ ही डायरेक्शन खो बैठा तो देश किस डायरेक्शन में जाएगा? अब बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज की। मेक इन इंडिया एक एम्बिशियस योजना थी, 2014 में लॉन्च किया गया था। टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को GDP का 25% तक लाना और लाखों जॉब्स क्रिएट करना। रियलिटी, आज भी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर GDP में स्टक है अराउंड 3% के आसपास। ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, इंपोर्टेड मशीनरी और रोबोट बेस्ड असेंबली लाइंस ने जॉब क्रिएशन की बजाय जॉब रिडक्शन किया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, टॉयज, इनमें जॉब ग्रोथ स्टैग्नेट है। क्या आपने सुना है कि 2023 में इंडिया की टॉय एक्सपोर्ट्स बढ़े? हाँ, पर क्या आपने ये सुना कि उसी साल लोकल टॉय वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा? मतलब इकोनॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड पर गिर रही है। अब बात आती है रूरल इंडिया की। ग्रामीण भारत में MNREGA ही एकमात्र होप है रोजगार की। 2020 के बाद लाखों माइग्रेंट वर्कर्स गांव लौटे, लेकिन पंचायत लेवल पर फंड्स की कमी, करप्शन और डिलेज ने MNREGA को भी कमजोर कर दिया। 2024 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने MNREGA में काम मांगा,
लेकिन हर तीसरे को ही फुल डेज ऑफ वर्क मिला। कई गांवों में लोग अनपेड काम कर रहे हैं, बस इस भरोसे पर कि कभी तो पैसा आएगा। ये कैसी नीति है जहां लोगों को अपना हक मांगने के लिए हंगर स्ट्राइक करनी पड़ती है। अब बात करें विमेन अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी भी 25% से नीचे है, जो साउथ एशिया में सबसे कम है। शहरों में महिलाएं पढ़ रही हैं, ग्रेजुएट कर रही हैं, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वर्क प्लेस में सेफ्टी नहीं, रोल्स लिमिटेड हैं और सोसाइटी का प्रेशर डबल है। एक लड़की जो कोडिंग जानती है, अकाउंट समझती है, वो अक्सर घर पर बैठी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं या फिर उसे कम्यूट सेफ नहीं लगता। यूथ के साथ साथ देश की आधी आबादी भी साइडलाइंस पर है। अब सवाल है, क्या ये बदलाव रुक सकता है? आंसर सिंपल है, नहीं, अगर हम सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को सक्सेस मानते रहें। लेकिन हां, अगर हम यूथ के स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करें, पॉलिसीज ग्राउंड से जोड़ें और स्किल डेवलपमेंट को जेन्युइन बनाएं। अब जरूरत है एक जॉब सेंट्रिक विजन की, नॉट जस्ट स्लोगन्स बट एक्शन। हर यूथ को ये जानने का हक है कि वो सिस्टम का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक नंबर। अगर आप भी इस सिस्टम के अंदर कहीं खो गए हैं, अगर आपने भी कभी रिजेक्शन झेला है या किसी इंटरव्यू में फाइनल राउंड तक जाकर ड्रॉप हुए हैं, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक पहुंचाइए जो अब बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला है। उसे बताइए, वो अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। और अगर आप इस आवाज को और दूर तक ले जाना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंडिया डिजर्व्स जॉब्स, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं, यूथ की कलेक्टिव आवाज है। अभी साइलेंस तोड़ने का वक्त है, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो कोई नहीं बोलेगा। 2025 की गर्मी कुछ अलग थी। देश भर के शहरों में जॉब फेयर्स हो रहे थे, पोस्टर्स लगे थे, मेगा प्लेसमेंट ड्राइव, लाखों नौकरियां इंतजार में हैं। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। एक मैदान में हजारों नौजवान खड़े थे, सबके हाथ में रिज्यूम, चेहरे पर पसीना और दिल में सिर्फ एक सवाल, आज कुछ होगा? लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद गेट पर सिर्फ ये सुनने को मिला, पोजीशंस आर फुल, ट्राई नेक्स्ट टाइम। सिस्टम ने इतने शांति से सपनों को कुचला है कि शोर भी नहीं होता। और सबसे दुखद बात, अब ये एक आम अनुभव बन चुका है। आज भारत की सड़कों पर सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड होपलेसनेस है, जिसे हमने एक कल्चरल नॉर्म बना लिया है। लोग कहते हैं, चिंता मत करो, सबको लेट ही जॉब मिलती है, टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाओ। पर एडजस्ट करते करते एक पूरी जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करने लगी है, अपने पैशन से, अपनी पोटेंशियल से और कभी कभी अपने सेल्फ वर्थ से भी। इंडिया, जो दुनिया का सबसे यंग नेशन है, जहां 65% आबादी 35 से कम उम्र की है, उसी देश में यूथ सबसे कंफ्यूज्ड, सबसे फ्रस्ट्रेटेड और सबसे लॉस्ट है। अब बात करते हैं असली रूट कॉज की। क्या सच में जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रही, या हो रही है मगर गलत सेक्टर्स में? गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में गिग इकोनॉमी यानी डिलीवरी, राइड शेयरिंग और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में बड़ी तेजी से जॉब्स बढ़ी हैं। जोमाटो, स्विगी, ऊबर, ओला, इन कंपनीज में लाखों यूथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल करियर नहीं है। एक डिलीवरी बॉय दिन में 12 घंटे काम करता है, लेकिन जब पेट्रोल प्राइस बढ़ता है तो उसकी कमाई गिरती है। जब कोई छुट्टी चाहिए तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, और जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई इंश्योरेंस प्रॉपर काम नहीं करता। ये जॉब्स नहीं, सर्वाइवल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडिया का फ्यूचर बिल्डर्स बनना चाहता है, लेकिन उसे करियर बॉय बना दिया गया। अब जरा सोचिए, क्या यही है उस यूथ का भविष्य जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? क्या यही रिवॉर्ड है उस लड़की के लिए जिसने यूपीएससी की तैयारी में 5 साल लगाए? अब सवाल आता है, प्राइवेट कंपनीज अलोन क्यों नहीं टैकल कर पा रही ये क्राइसिस? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अनसर्टेनिटी में जी रहा है। 2024 के बाद ग्लोबल रिसेशन के डर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और डोमेस्टिक पॉलिसी कंफ्यूजन ने कंपनीज को हायरिंग में कंजर्वेटिव बना दिया। हायरिंग फ्रीज एक कॉमन वर्ड हो गया है टेक कंपनीज में। मास लेऑफ्स भी नॉर्मलाइज हो चुके हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, बायजूस जैसे बड़े नामों ने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज निकाले, और रिप्लेसमेंट नहीं के बराबर। अब सवाल आता है, गवर्नमेंट जॉब्स का क्या? कभी गवर्नमेंट जॉब को इंडिया में सबसे सेफ और स्टेबल माना जाता था, लेकिन अब हर एग्जाम एक मैराथन बन चुका है।
एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एक का एग्जाम पैटर्न बदलता है, रिजल्ट डिले होता है और फाइनल अपॉइंटमेंट में सालों लग जाते हैं। एक लड़का एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, 4 अटेम्प्ट दे चुका था। 5th अटेम्प्ट में फाइनली उसका नाम लिस्ट में आया, लेकिन पोस्टिंग के लिए उसे 1 और साल इंतजार करना पड़ा। और जब तक ऑफर लेटर आया, उसे घर छोड़ना पड़ा क्योंकि फैमिली उसे बोझ समझने लगी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लाखों यूथ की कहानी है। अब बात करें उन स्कीम्स की जो जॉब क्रिएशन का दावा करती हैं। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत, इन सब का गोल था एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। लेकिन क्या हर यूथ एंटरप्रेन्योर बन सकता है? क्या एक लड़का जो विलेज से आता है, जिसकी एक्सपोजर लिमिटेड है, उसे सिर्फ लोन देकर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया जा सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसे का खेल नहीं, एक्सपोजर, मेंटरशिप, इकोसिस्टम और एक्सेस का गेम है। अर्बन इंडिया में शायद ये कुछ हद तक वर्क करे, लेकिन रूरल इंडिया में, जहां आज भी इंटरनेट पैची है और बैंक तक की दूरी 20 किलोमीटर है, बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस नहीं चलता तो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। एनपीए बढ़ती है और फिर ब्लेम उस पर आ जाता है जिसने सपने देखे थे। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज भी आउटडेटेड है। स्टूडेंट्स को आज भी 12th में सिखाया जाता है पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ, लेकिन जॉब मार्केट कहता है पॉपुलेशन इज योर बर्डन। सिलेबस में कोडिंग नहीं है, बट कंपनीज को कोडर्स चाहिए। सिलेबस में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बट लाइफ में वही काम आती है। कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स सिर्फ फॉर्मेलिटी बन चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं, जहां कंपनी RS10,000 मंथ की इंटर्नशिप ऑफर करके प्लेसमेंट बोल देती है और यूनिवर्सिटीज प्राउडली अनाउंस करती हैं 100% प्लेसमेंट अचीव्ड। ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है। हम स्टूडेंट्स को एक फॉल्स नैरेटिव में जिए जा रहे हैं और जब रियलिटी उन्हें क्रश करती है तब ब्लेम भी उन्हीं पर आता है। अब एक और इग्नोर्ड सेक्शन की बात करें, दिव्यांग यूथ यानी स्पेशली एबल्ड एस्पिरेंट्स। इनके लिए ना प्रॉपर स्किल सेंटर्स हैं, ना इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस। बहुत सी गवर्नमेंट ऑफिसेज तक में रैंप्स नहीं हैं, सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल नहीं है और एटीट्यूड इंक्लूसिव नहीं है। और जब कोई डिसेबल्ड एस्पिरेंट ये कहता है मैं केपेबल हूं, तो सिस्टम जवाब देता है सॉरी, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, इंक्लूसिव माइंडसेट पर नहीं। आज अगर यूथ को एम्पावर करना है तो हमें सिर्फ पॉलिसीज नहीं, एटीट्यूड बदलना होगा। हर यूथ को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, उसे डिग्निटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और अपॉर्चुनिटी चाहिए ग्रो करने की। देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका यूथ पीछे छूट रहा है, और यही वो रीज़न है कि ये वीडियो बना है। अगर आप भी किसी ऐसे यूथ को जानते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि एक सिस्टम से लड़ रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप खुद उस फाइट में हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, वी नीड जॉब्स नॉट जार्गन। क्योंकि अब वक्त आ गया है पॉलिसीज को पोडियम से निकालकर ग्राउंड पर लाने का। अब वक्त आ गया है हर यूथ की आवाज़ को एक कलेक्टिव रोर में बदलने का। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, भारत के उस यूथ की आवाज़ है जो अब चुप नहीं रहेगा।